हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड, यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर कौन कौन से हमने पढ़ने हैं अध्याय, उसकी अब चर्चा विस्तार से कर लेते हैं और उसके बाद हम जानेंगे इसके मीनिंग और अर्थ को। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको बता दूं कि क्या इसके अंदर हमारा सिलेबस रहने वाला है, किस प्रकार से हमने हम इसको टॉपिकों को लेके चलना है, उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर रिसर्च के मीनिंग को, उसके टाइप और कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट माने गए हैं। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक होगा इसी के अंदर रिसर्च का मेथडोलॉजी, यानी कि कौन कौन सी रिसर्च की विधियाँ होती हैं, किस प्रकार से वो किया जाता है, ये रिसर्च के अंदर हम जानेंगे। उसके बाद बात करेंगे स्टेप ऑफ रिसर्च, यानी कि इसके पद सोपानों के बारे में, कि किस प्रकार से इसको पद सोपान होते हैं, किस प्रकार से इसके स्टेप्स वगैरह होते हैं, वो सभी इसके अंदर बात करेंगे। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक होगा इसके अंदर थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग की, यानी कि कौन से फॉर्मेट के अंदर थीसिस लिखी जाती है, किस प्रकार से आर्टिकल लिखे जाते हैं, उसके फॉर्मेटिंग और उसके रेफरेंस की स्टाइल को हम अच्छे से जानेंगे। उसके बाद बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, यानी कि टेक्नोलॉजी। आईसीटी आपको पहले बता चुका हूँ कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का हम किस प्रकार से रिसर्च के अंदर प्रयोग करते हैं, उसकी चर्चा भी हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे हम रिसर्च एथिक्स, यानी कि जो हमारे अनुसंधान की नैतिकता है दोस्तों, उसको हम पढ़ने वाले हैं। यानी कि किस प्रकार से जो अनुसंधान को है अच्छा मतलब कि अट्रैक्टिव बनाया जाए, कितना एक मान्यता बनाया जाए, किस प्रकार से उसके अंदर हम एथिक का यूज़ करते हैं, वो चीज़ हम इसके अंदर अध्याय के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये जो मेन जो हमारे 6 टॉपिक है जिसको हम विस्तार से इसके अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो पढ़ने वाले हैं हम रिसर्च के मीनिंग, टाइप और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, यानी कि उसके अर्थ को जानेंगे, उसके प्रकारों को, और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे उसकी विशेषताओं को बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके मीनिंग की दोस्तों, क्या मीनिंग होते हैं इसके। चलिए, तो सिंपल और सरल भाषा के अंदर बात करें कि रिसर्च क्या चीज़ होती है दोस्तों, यानी कि हिंदी के अंदर इसको कहते हैं अनुसंधान। तो अनुसंधान जो है दोस्तों अंग्रेजी के रिसर्च से बना हुआ है, जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से 2 शब्द हैं, वो है री प्लस सर्च, जिसका अर्थ होता है, री का अर्थ होता है बार बार, यानी कि बार बार किसी चीज़ को दोहराना, और सर्च का अर्थ होता है दोस्तों खोजना, यानी कि किसी बात को बार बार अन्वेषण करना, यानी कि खोजना जो है क्या कहलाता है, रिसर्च कहलाता है दोस्तों। दोस्तों ये जो प्रक्रिया है, यानी कि इंग्लिश का ये शब्द अनुसंधान की प्रक्रिया को प्रस्तुत करता है, जिसमें शोधार्थी पूर्व किसी तथ्यों को बार बार देखते हैं, यानी कि किसी पहले रिसर्च करने से पहले उस चीज़ की जो है तथ्यों को बार बार उसको दोहराते हैं या फिर उसको अच्छे से देखते हैं दोस्तों, और क्या करते हैं, इससे संबंधित पद्धतों को इकट्ठा करते हैं, यानी कि डाटा को, आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद इसका निष्कर्ष निकालते हैं। तो इसका व्यापक अर्थों में अनुसंधान का क्या अर्थ होता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो व्यापक अर्थों में अनुसंधान किसी भी क्षेत्र में ज्ञान का खोज करना, यानी कि ज्ञान की खोज करना, या विधिवत गवेषण करना, यानी कि किसी विधि के द्वारा उसका अन्वेषण करना या फिर गवेषणा करना होता है दोस्तों। वैज्ञानिक अनुसंधान में वैज्ञानिक विधियों का सहारा लिया जाता है, यानी कि हम कोई रिसर्च करते हैं तो वैज्ञानिक विधियों का सहारा लेकर ही जो है अनुसंधान किया जाता है, जिससे जिज्ञासा का समाधान करने की कोशिश की जाती है, यानी कि जो हमारी इच्छा होती है, हमारी जिज्ञासा होती है किसी चीज़ के आंसर निकालने की, किसी चीज़ की खोजने की, तो वो वैज्ञानिक विधि द्वारा किया जाता है दोस्तों। इसके अलावा कुछ नवीन वस्तुओं की खोज और पुराने वस्तुओं पर सिद्धांतों का पुनः परीक्षण करना, जिसमें नए तथ्यों को प्राप्त किया जा सके, उसे भी शोध ही कहा जाता है। सामान्य अर्थों में सिंपल भाषा में बता दूं कि शोध क्या चीज़ होती है, कि जो चीज़ पर पहले शोध हो चुकी है। एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास आज हम देख रहे हैं कि ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट पे एक खोज है, ट्यूबलाइट क्या है, एक खोज है, इसकी खोज तो मान लीजिए ट्यूबलाइट भी एक रिसर्च है, खोज नहीं है। खोज क्या चीज़, खोज था एक बल्ब, जो बल्ब होता है हमारा आम घरों के अंदर यूज़ होता है, वो एक खोज थी, आपको सभी को पता है भी, एडिशन ने उसकी खोज की थी। उसके बाद उस पर रिसर्च करने के बाद उसको ट्यूबलाइट बनाया गया। जब ट्यूबलाइट पे फिर रिसर्च हुई, उसके बाद वो रिसर्च क्या हुई, एलईडी लाइट्स बन गई। सीएफएल आप लोग घरों के अंदर देखते हैं, वाइट कलर की लाइट है, वो एनर्जी भी कम खाती है और रोशनी भी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों ये क्या हुआ, रिसर्च हुआ, लेकिन खोज क्या हुई थी, खोज बल्ब की हुई थी, उस पर रिसर्च कर करके बेस्ट से बेस्ट बेटर बनाया गया। तो ये होती है रिसर्च दोस्तों। इसी तरीके से बार बार किसी चीज़ को दोहरा के उसमें अच्छे तथ्यों को नए उसके अंदर नए तथ्यों को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, शोध कहलाता है दोस्तों। तो ये सामान्य इसकी परिभाषा थी दोस्तों। चलो जान लेते हैं कुछ विशेषज्ञों द्वारा कि किस प्रकार से उन्होंने इसको परिभाषित किया है दोस्तों। चलिए, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले अनुसंधान की परिभाषा की। तो सबसे पहले हैं जॉर्ज जे मूलर के अनुसार किस प्रकार से उन्होंने अनुसंधान की परिभाषा दी है वो समझ लेते हैं
कि शैक्षणिक समस्याओं के समाधान के लिए व्यवस्थित रूप में बौद्धिक ढंग से वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग तथा अर्थपन को अनुसंधान कहा जाता है। यानी कि जो शैक्षणिक समस्याएं होती हैं, हमारे जो एजुकेशनल कोई भी प्रॉब्लम्स है, उसको व्यवस्थित ढंग से, बौद्धिक ढंग से अगर वैज्ञानिक विधियों द्वारा उसका प्रयोग करके उसका हल निकाला जाए तो वो क्या कहलाता है? अनुसंधान कहलाता है। यदि इसकी विपरीत की बात करें तो किसी व्यवस्थित अध्ययन के द्वारा शिक्षा में विकास किया जाए तो उसे भी शैक्षणिक अनुसंधान कहा जाता है दोस्तों। यानी कि किसी को अच्छे से किसी में व्यवस्थित रूप से अध्ययन द्वारा शिक्षा के विकास किया जाए। यानी कि आपको मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड में नवाचार पढ़ाया था, यानी कि नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके जो शिक्षा के अंदर प्रोग्रेस किया जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में और उसको प्रभावीकर बनाने के लिए कोशिश की जा रही है, तो वो क्या हो रहा है कि एक अनुसंधान किया जा रहा है। तो ये क्या कहलाता है? हमारा अनुसंधान का ही रूप कहलाता है दोस्तों। उसके अलावा मैकग्रेगर तथा वाटसन ने इसको क्या से परिभाषित किया, उसको भी जान लेते हैं। मैकग्रेगर कहते हैं कि अनुसंधान की एक व्यापक परिभाषा दी जा सकती है किस तरीके से कि अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसमें खोज परिविधि का प्रयोग किया जाता है, जिसके निष्कर्षों की, यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, क्या निष्कर्षों की उपयोगिता हो, ज्ञान वृद्धि की जाए, प्रगति के लिए प्रोत्साहित करे, समाज के लिए सहायक हो तथा मनुष्य को अधिक प्रभावशाली बना सके, समाज तथा मनुष्य की अपनी समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से हल कर सके। यानी कि अनुसंधान की इन्होंने परिभाषा इस तरीके से दी है कि अनुसंधान विधि एक प्रक्रिया है। अनुसंधान क्या है? एक प्रक्रिया है जो कि एक प्रविधि द्वारा, यानी कि विधियों द्वारा सल्यूशन उसका निकाला जाता है जो हर जगह में उपयोगी हो, यानी कि ज्ञान वृद्धि में उपयोगी हो, ठीक है, और समाज में सहायक हो, मनुष्य को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो ये जो सभी चीज़ें इसके अंदर निहित होनी चाहिए, तो ही वो एक अच्छा अनुसंधान कहलाता है दोस्तों। उसके बाद अगले हैं जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार किस प्रकार से उन्होंने परिभाषा दी है। वो कहते हैं कि अनुसंधान अधिक औपचारिक, व्यवस्थित तथा गहन प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अधिक व्यवस्थित है और अधिक औपचारिक है और क्या है? गहन प्रक्रिया, जिसमें वैज्ञानिक विधि विश्लेषण को प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि इसके अंदर भी क्या हो रहा है? वैज्ञानिक विधियों का यूज़ किया जाता है। अनुसंधान में व्यवस्थित स्वरूपों में सम्मिलित किया जाता है। इसके स्वरूप निष्कर्ष निकाले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप निष्कर्ष निकाला जाता है और उसका औपचारिक आलेख तैयार किया जाता है। वही बात दोस्तों कि इसके अंदर भी जो है ये एक व्यवस्थित रूप बताया है इन्होंने, और इसके अंदर क्या बताया? गहन प्रक्रिया है दोस्तों। यानी कि इसका अच्छे वैज्ञानिक विधियों द्वारा प्रयोग करके ही जो है रिसर्च की जाती है, जिसका है औपचारिक आलेख तैयार किया जाता है। यानी कि निष्कर्ष जो निकाला जाएगा वो भी फॉर्मल तरीके से निकाला जाता है दोस्तों। तो ये क्या है? ये किस प्रकार मतलब कि ये इसकी विधियाँ हैं, इसकी परिभाषाएँ हैं दोस्तों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी गई है। उसके बाद अनुसंधान की सामान्य विशेषताएं जान लेते हैं दोस्तों। क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या होते हैं, मतलब क्या विशेषताएं रखी गई है, तो उसको जान लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनटीए से भी सवाल कर लेता है दोस्तों। चलिए तो जान लेते हैं क्या इसकी विशेषता होती है। तो सबसे पहले अनुसंधान की प्रक्रिया से नवीन ज्ञान की वृद्धि में विकास किया जाता है दोस्तों। यानी कि इससे अनुसंधान से क्या होता है कि नवीन जो है, नई जो है ज्ञान और ज्ञान के अंदर वृद्धि और विकास किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था एक बल्ब का, जो बल्ब आविष्कार क्या था, बल्ब था, उस पर अनुसंधान दोबारा रिसर्च की गई, तो एक हमारे सामने एक छोटा सा जो है अपना एलईडी बल्ब होता है, जो सीएफएल होता है, वो उसको विकसित किया गया। तो वो क्या हो रहा है? एक रिसर्च का रूप है दोस्तों। तो इसमें यही बताया गया कि अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नए ज्ञान में और वृद्धि और विकास किया जाता है। दूसरा कहते हैं कि जिसमें सामान्य नियम तथा सिद्धांतों को प्रतिपादन पर बल दिया जाता है। यानी कि सामान्य नियमों तथा सिद्धांतों को प्रतिपादन पर बल दिया जाता है दोस्तों इसके अंदर। यानी कि सिंपल जो नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, उनको ही ज़्यादा फॉलो करके ही इसके अंदर रिसर्च की जाती है। उसके बाद अनुसंधान की प्रक्रिया वैज्ञानिक, व्यवस्थित व सुनिश्चित होती है। यानी कि आपको मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि ये वैज्ञानिक विधि है। क्या है? वैज्ञानिक विधि है। इसके अंदर टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा किया जाता है, व्यवस्थित होती है, एक ढंग पूर्वक तरीके से की जाती है, और क्या होती है? सुनिश्चित और सुनियोजित होती है। यानी कि पहले से ही इसको प्लानिंग कर लिया जाता है, प्लान बना लिया जाता है, तभी इस तरीके से इसको किया जाएगा। उसके बाद इसमें विश्वसनीय तथा वैध जो प्रविधियों को प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों। अभी आपको जो आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं इसकी विधियां बताऊंगा, किस प्रकार से वो जो वैध होती हैं किस प्रकार से विश्वसनीय होती है। तो इसके अंदर जो इसकी विशेषता ये होती है कि इसके अंदर विश्वसनीय जो है प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। तथा इसके बाद आता है दोस्तों, यह एक तार्किक व वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया होती है। तार्किक यानी कि रीजनेबल, यानी कि आप इसके अंदर सोच विचार करके ही आप इसके अंदर रिसर्च कर सकते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप बाइसिस से ग्रस्त हो, पहले ही पूर्वग्रहों से ग्रस्त हो और उसके अंदर रिसर्च किया जाए। इसके अंदर कोई पार्शलिटी नहीं होती है। इसके अंदर तर्क वितर्क करके ही, विचार करके ही जो है रिसर्च किया जाता है, इसलिए ज़्यादा ऑथेंटिक होती है, ज़्यादा नैतिक होती है।
चलिए उसके बाद बात करते हैं अनुसंधान की प्रक्रिया में डाटा यानी कि प्रदत्तों का मतलब होता है दोस्तों डाटा या तथ्यों के आधार पर ही परिकल्पना की पुष्टि की जाती है। परिकल्पना यानी आपको समझाऊंगा आगे। परिकल्पना परिकल्पना क्या होती है दोस्तों? उपकल्पना या परिकल्पना कह देते हैं, हाइपोथेसिस इसको इंग्लिश में कहा जाता है, जो कि अनुसंधान की प्रक्रियाओं में डाटा के आधार पर ही, तथ्यों के आधार पर ही जो हम परिकल्पना बनाते हैं उसकी पुष्टि की जाती है। भी इसकी एक विशेषता है दोस्तों। उसके बाद आता है शोध कार्य में गुणात्मक तथा परिणामात्मक डाटा की व्यवस्था की जाती है। यानी कि जो हमारे शोध कार्य में यानी कि अनुसंधान जो हम रिसर्च करते हैं उसके अंदर जो हमारा डाटा होता है उसमें किस चीज़ की व्यवस्था की जाती है कि वो गुणात्मक यानी कि गुण भी हो उसमें और परिणाम भी हो दोस्तों। दोनों तरीके के जो है डाटा का उसके अंदर यूज़ किया जाता है। उसके बाद उसका निष्कर्ष निकाला जाता है दोस्तों। चलिए उसके बाद शोध में धैर्य रखना होता है दोस्तों। सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें शीघ्रता नहीं की जाती, ये बहुत ही धैर्य वाला काम है दोस्तों। इसके अंदर किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं होती। आप सभी जानते हैं जो पीएचडी एमफिल होती है इसके लिए काफ़ी लंबा टर्म होता है, 3 से 5 साल का समय दिया जाता है। क्यों? क्योंकि रिसर्च का जो कार्य एक धैर्यवान कार्य, क्योंकि जल्दबाजी में गलती हो सकती है। तो इसकी ये विशेषता है कि ये जो कार्य होता है, शोध जो कार्य होता है वो स्लो चलता है, ये एक धैर्य का कार्य होता है दोस्तों। इसमें शीघ्रता बिल्कुल भी नहीं की जाती। उसके बाद प्रत्येक शोध कार्य की अपनी विधि तथा अपनी प्रविधियां होती हैं जो कि शोध के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती है दोस्तों। आपको पता है दोस्तों आज के हर फील्ड में कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी फील्ड है, उसमें रिसर्च कर रहा कार्य जो है प्रमुख रूप से किया जा रहा है। यानी कि इसके अंदर किसी भी तरीके की जो क्षेत्र को नहीं छोड़ा गया है, सभी जगह कहीं ना कहीं क्षेत्र के अंदर रिसर्च कार्य हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक ही विधि से, एक ही मेथड से है जो हर क्षेत्र के अंदर रिसर्च किया जाता है, ऐसा नहीं है। हर क्षेत्र का अलग ही अपनी विधि होती है, अपनी एक अलग से मेथड होता है। जिस प्रकार से अगर आप इतिहास की बात करें, इतिहास की अलग से ऐतिहासिक विधि होती है, अलग मेथड यूज़ किया जाता है। अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसके अंदर अलग तरीके से जो है रिसर्च किया जाता है। कुछ फील्ड वर्क होता है, कुछ जो है लैब वर्क होता है, तो इसमें दोनों में फ़र्क होता है। तो हर जो कार्य होता है शोध का, हर विधि उनकी अलग होती है, ये भी इसकी विशेषता रही है। उसके बाद शोध कार्य का आलेख सुविधा जो है सावधानीपूर्वक तैयार किया जाता है तथा शोध प्रबंध तैयार किया जाता है। यानी कि जो आलेख यानी कि आर्टिकल जो होता है उसको सावधानीपूर्वक तैयार करना होता है तथा जो शोध प्रबंध है यानी कि जो हमारी थीसिस होती है इसको तैयार किया जाता है दोस्तों। ये भी एक इम्पोर्टेंट विषय होता है। जब आपको मैं अभी रिसर्च का जो पूरा प्रारूप दिखाऊंगा, पूरा तैयार हो जाएगा, जब उसको तैयार करने के बाद हम जो थीसिस लिखते हैं हमारी, तो वो एक पूरी ध्यानपूर्वक कार्य करना होता है क्योंकि वही हमारा कंक्लूजन होता है दोस्तों। तो इसकी विशेषता रही है कि इसको पूरा सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए क्योंकि उसके अंदर जो हमारी नैतिकता है वो भी बनी रहनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो उसको ध्यानपूर्वक करना होता है। उसके बाद प्रत्येक शोध कार्य से निष्कर्ष निकाला जाता है और उसको सामान्यीकरण का प्रतिपादन भी किया जाता है दोस्तों। यानी कि जनरलाइज भी किया जाता है उसको, जो हमने निष्कर्ष निकाला, जो कंक्लूजन निकाला, उसका जनरलाइज भी करना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि सामान्यीकरण करना भी हमारा एक विशेषता कहलाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हमारे इम्पोर्टेंट ये जो हमने इसकी पहले परिभाषा को जाना है, फिर इसकी विशेषताओं को जाना है दोस्तों। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे भी एनटीए सवाल आपसे पूछता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर दें दोस्तों। और अभी तक आपने मेरे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। जब तक के लिए जुड़े रहिए गोल्डन हिस्ट्री चैनल के साथ। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों।